आपने पॉइंट उठाया था फ़खर जमान के हवाले से, वो कल भी उस 7वें नंबर पर बैटिंग में वो आया था। चलें इस पर बात कर लें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि जिसमें आपकी खासी रिसर्च है या मालूमात है। देखिए, मैं काफ़ी टाइम से ये बोल रहा हूँ कि एक तो मुझे समझ नहीं आती, जिससे मैं पहले भी कह चुका हूँ, फ़खर ज़मान को अगर आप नीचे बैटिंग करवाते हैं तो मेरी नज़र में आप उसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, वो कह भी चुका है कि जी मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पे भी खेल सकता हूँ। इस तरह कोई भी प्लेयर कह सकता है कि मैं पाकिस्तान के लिए किसी नंबर पर खेल सकता हूँ। दूसरी बात ये कि फ़खर ज़मान से पहले सलमान आ जाता है, फ़खर ज़मान से पहले आई थिंक फ़हीम अशरफ आ जाता है। फ़खर ज़मान इतना नीचे क्यों आता है? क्या अगर वो ऊपर आता तो इससे ज़्यादा रन्स नहीं होते? लेकिन बात सीधी सीधी ये है कि क्या अब हम फ़खर ज़मान के बारे में जो सोचते हैं, स्पेशली T20 क्रिकेट में, ठीक है, एक तो आप देखें वो वनडे क्रिकेट में आप उससे ओपन करवाते हैं, आप उससे पूरे 50 ओवर खिलाते हैं, ठीक है, और T20 में क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब हम इसको 5वें 6ठे नंबर पे खिला के एज अ पावर हिटर हम उसको बनाएं, ठीक है। तो इसका मतलब ये साफ एक चीज़ क्लियर नज़र आती है कि हमारे पास पूरे डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई पावर हिटर है ही नहीं, कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो 6ठे 7वें नंबर पे खेल के एकदम से वन साइड करके दे दे मैच, या ऐसी बैटिंग करके दे दे, या ऐसा प्लेयर हमें मिले कि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर बैट्समैनों को या ओपन कोई भी खेलता हुआ है उसकी सपोर्ट में जो हमें कोई ऐसा 6ठे 7वें नंबर का प्लेयर मिल जाए, ठीक है, कि वो इस किस्म की बैटिंग करता हो। हम तो एडजस्ट करने पे लगे हुए हैं कि जी उसको नीचे करा दो, वो छक्के मार लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको भी ज़ाया कर रहे हैं। वो प्लेयर जिसको आप 50 ओवर में ओपन कराते हैं, अगर आप उसको T20 में भी ओपन करवाएंगे तो आप ये देखो कि 6 ओवर का सर्किल उससे कितना फायदा हमें दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो बैटिंग करता है, उसके बाद जिस तरह वो बैटिंग करता है, वो नए बॉल को तहस नहस कर सकता है। जहां पे जब वो सेट होता है, जब वो सर्किल में मारना शुरू करता है, इवन 50 ओवर की क्रिकेट में भी, तो बॉलर्स को समझ नहीं आती है कि यार अब इसको ये कहां पे बॉल करें, और स्विंग विंग सब खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे प्लेयर को नीचे ला रहे हैं, और साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। एक ऐसा प्लेयर आपके पास साहिबजादा फरहान जो क्लिक कर रहा है, ठीक है, वो रन्स करता है, तो उसके भी कहीं अगर रन्स ना हुए, ठीक है, मैं आगे की बात कर रहा हूं, मैं आगे चल के ये भी आपसे एक बात करूंगा कि क्या हम ट्राई नेशन सीरीज में कुछ हासिल कर रहे हैं या हम कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है भाई, आपके पास इस टाइम कितने ओपनर्स हैं? 2। इस टाइम आपके पास टोटल 2 ओपनर हैं। स्क्वाड में काफी नहीं ओपनर्स कहां हैं? 2 स्क्वाड में फ़खर भी है, बाबर भी है। हाँ, तो बाबर को नहीं, बाबर को तो आप छोड़ देना, वो तो अब ओपन तो नहीं करेगा, वो तो तीसरे नंबर पे खेलेगा। आपके पास जेन्युइन ओपनर से 2 हैं, साहिबजादा फरहान और साइम है। आप फ़खर ज़मान से 6ठे 5वें 6ठे बैटिंग करा रहे हैं, तो क्या फ़खर ज़मान को आप इसी तरह चलाएंगे कि यार उनमें से दोनों में से कोई अनफिट हुआ तो चले जी फ़खर साहब आप ओपन कर लें, चलें जी वो दोनों फिट हो गए, फ़खर साहब आप 5वें पे आ जाएं। आपने मेरी नजर में आपने उसको इस तरह चलाया हुआ है, गाड़ी का स्टीयरिंग उधर मोड़ दो राइट पे तो वो ओपन आ जाएगा, लेफ्ट पे मोड़ेंगे तो वो 5वें 6ठे पे आ जाएगा। वसीम, मैं बात तो जीत की करना चाह रहा था और सूरत हाल पे करना चाह रहा था, लेकिन ये फ़खर की डिबेट ये तनवीर ने छेड़ी। आपने सवाल किया था ना मेरे से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि डिबेट आपकी तरफ से शुरू हुई थी। ये वाहिद आदमी है जो फ़खर की पोजीशन से खुश नहीं है। आप फ़खर की इस एडजस्टमेंट को कैसा देखते हैं? बतौर चीफ सेलेक्टर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्स चीफ सेलेक्टर, आपको इसमें क्या नजर आता है? देखिए, आई थिंक खुश तो इससे कोई फ़खर भी खुद भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि जो रोटेशन हो रही है उसके बैटिंग ऑर्डर के साथ। आई थिंक अभी जो बात है कि चलो जीत की बात है, आई थिंक जो पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे लास्ट वीक के, इन टीमों के अगेंस्ट हमें एक अच्छे मार्जिन से जीतना चाहिए, हमें 200 से ऊपर रन करने चाहिए, तो एटलीस्ट हमें थोड़ी सी उस जानिब थोड़ी सी चीज़ें होती हुई नजर आई हैं। अच्छे मार्जिन से आप जीते हैं, कुछ एरियाज अभी भी हैं जो है वहाँ पे, लेकिन एटलीस्ट एक हमें अप्रोच नजर आई है कि हम जा रहे हैं, बड़े स्कोर की तरफ जा रहे हैं, तो ये अप्रोच हमें अपनानी होगी। दूसरा देखें, अभी जितने भी हम मिडिल ऑर्डर में बैटर्स लेके आए हैं, बाबर ओपनर था उसको हम नीचे लेके आए हैं, हसन नवाज ओपनर था हमने उसको मिडिल ऑर्डर बना दिया, फ़खर ओपनर था हमने उसको मिडिल ऑर्डर बना दिया। तो पॉइंट तो वैलिड है जी कि मिडिल ऑर्डर जो बैटर्स हैं डोमेस्टिक में हैं जो रन करते हैं, तो अगर आपने सिर्फ ओपनर्स को ही स्क्वाड के अंदर रखना है, उनको ही एडजस्ट करना है, तो फिर तो ये थोड़ी सी ज्यादती वाली बात होगी। क्योंकि इरफान नियाजी एक टाइम पे आए, बड़ी उनकी हाइप क्रिएट हुई, उसके बाद वो गायब हो गए। अब्दुल समद आए, उनकी हाइप बनी, खिलाया भी शायद, फिर वो गायब हो गए। हसन नवाज आया, इसी तरह वो भी गायब हो गए। तो आई थिंक इस तरह फ़खर तो चलो उसका एक्सपीरियंस है, लेकिन बात फिर वही है कि अगर हम टॉप पे देखते हैं जिस तरह साइम की फॉर्म T20 के अंदर चल रही है, तो उसका हमारे पास रिप्लेसमेंट क्या है? बिकॉज इफ आई रिमेंबर करेक्टली कि वो बैकअप फ़खर आए थे साइम के लिए या साहिबजादा के लिए, वो थर्ड ओपनर आए थे, तो फिर हसन नवाज को जब वापस भेजा और समद की इंजरी हुई, उसके बाद शायद उनको मिडिल ऑर्डर का रोल दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। और अगर इन परफॉर्मेंसेज से आप अगर जज करना शुरू कर दें जी कि फ़खर ने कर दिया जी 5वें 6ठे 7वें पे आगे ये रन कर दिए हैं, लेकिन इन टीम के खिलाफ इन कंडीशन में अगर रन वो कर भी रहा है, तो ये मत सोच लीजिए कि हमारा जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो सॉर्टेड हो गया है। आई थिंक फ़खर की बेस्ट पोजीशन टॉप 3 के अंदर ही बनती है अगर आपने इसको यूटिलाइज करना है। तो दूसरा आपके पास बैकअप्स देखें, आप पास बनते जा रहे हैं। अगर साइम आपको, आई एम श्योर उसको एज जो मिलता है वो बॉलिंग का मिलता है, लेकिन वो चीज़ अगर आप फ्यूचर में देखते हैं तो मार्च सदाकत इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट, वो बॉल भी कर लेता है, वो लेफ्ट हैंडर, वो रन भी कर रहा है, तो आगे चल के ये मसले आपके हल हो सकते हैं। तो इसी तरह आपकी जो बैकअप्स हैं उनको भी आप साथ तैयार करें, लेकिन इस तरह टेम्परेरी चीज़ों को करके कि ऊपर वाले को नीचे एडजस्ट कर दिया, अब एडजस्ट तो शायद कुछ और चीज़ों को किया जा रहा है जिसकी वजह से फ़खर को इतना नीचे आना पड़ता है।